Hi students, welcome to English. My name is अक्षय। आज हम रिमूवल ऑफ टू पर बात करेंगे, जिसे आप रिमूव टू भी कहते हैं। यानी सेंटेंस में TOO2 ये लिखा होता है, इसे आपको हटाना होता है और हटाकर आप कुछ लिखते हैं बिना मीनिंग चेंज किए सेंटेंस का। आइए इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। Our sentence is He is too foolish to solve this puzzle. वह इतना मूर्ख है कि वह इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता है। यस, इस सेंटेंस की यही मीनिंग हुई। अब ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू इन दिस केस। टू यहाँ पर एक एडवर्ब है। क्यों एक एडवर्ब है? क्योंकि फुलिश एक एडजेक्टिव वर्ड है और एडजेक्टिव से पहले कोई वर्ड आकर एडजेक्टिव की मीनिंग में ही कुछ इजाफा करे, कुछ ऐड करे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करे, तो उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। सो टू यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में ही कुछ हमसे एक्स्ट्रा बता रहा है। इसलिए टू की मीनिंग होती है मोर दैन इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो तुम खुद सोचो, जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मूर्ख हो, हद से ज़्यादा मूर्ख हो, क्या वो किसी पज़ल को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? नहीं, मूर्ख किसी क्वेश्चन को या पज़ल को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, टू एडवर्ब है, फुलिश एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव और इसके बाद दिया गया जो वर्ब है, इस दोनों के बीच हम मीनिंग डिसाइड करते हैं कि जो मूर्ख होगा वो किसी पज़ल को कैसे सॉल्व करेगा, नहीं कर पाएगा। यानी इस बात को समझने के बाद हम टू को कैसे रिमूव करेंगे, व्हाट इज़ द स्टाइल, लर्न इट। हम कहेंगे ही इज़ सो फुलिश। तमाम बातें भी तुम समझोगे। टू को हमेशा हटाकर सो लिखना है, टू की जगह पर सो लिखना है, TOO2 यानी एडवर्ब टू को। एक चीज़ ध्यान रखना, TOO इज फॉलोड बाय TO। टू हमेशा टू से फॉलो होता है और टू को जब तुम सो में चेंज करते हो तो सो हमेशा दैट से फॉलो होता है। तो हमारे पास सेंटेंस है ही इज़ सो फुलिश दैट, दैट एक कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बाद हमेशा एक दूसरा सेंटेंस आएगा और सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद फिर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट यहाँ कॉपी होता है। अगर ही की जगह नाउन होता कोई, तो उस नाउन के बदले हम यहाँ दैट के बाद प्रोनाउन ही लिखते हैं। यानी ध्यान रहे, दैट के बाद सब्जेक्ट के तौर पर हमेशा एक प्रोनाउन ही लिखना है। ओके, सो ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट, दैट मीन्स ही कांट सॉल्व दिस पजल। अब आप देखें कि दोनों ही सेंटेंस की मीनिंग सेम है। He is too foolish to solve this puzzle. It means he is so foolish that he can't solve this puzzle. ध्यान रखना, वर्ब जब प्रेजेंट टाइम में दिया हो, इज आर, तो उसे हम कांट में चेंज करते हैं। मीनिंग देख लेनी है, मीनिंग कहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं, मीनिंग कहाँ से डिसाइड कर रहे हैं कि नेगेटिव मीनिंग है। तो एडजेक्टिव और वर्ब को देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मीनिंग क्या आएगी। मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। टू की मीनिंग तो तुमने समझ ली। एग्जाम्पल है,
हैरी इज टू वीक टू वॉक। इतना ही कि हैरी इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। चलो चल भी लेता है तो मैं रन लिखता हूँ, अब ज़्यादा ठीक लगेगा। हैरी इज़ टू वीक टू रन, मतलब हैरी इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तुम कंपेयर करोगे तो एक तुम्हारे पास मीनिंग आ जाएगी कि काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। एंड दिस टू इज एन एडवर्ब विच इज एडिंग द मीनिंग मोर देन इनफ, समथिंग दैट इज मोर देन इनफ। वो हद से ज़्यादा कमज़ोर है। इसे चेंज कैसे करोगे तुम? ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंदर आता है। हम सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर यानी फॉर्म चेंज करते हैं। ट्रांस मीन्स चेंज, फॉर्म मीन्स स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस के सिर्फ फॉर्म चेंज करेंगे बिना मीनिंग बदले। हैरी इज सो वीक दैट, सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है, सो के बाद दैट आता है, हमने दैट लिखा है यहाँ। सो हैरी इज सो वीक दैट, अब दैट एक कंजंक्शन, इसके बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि कंजंक्शन के पहले एक सेंटेंस हुआ करता है और कंजंक्शन के बाद भी एक सेंटेंस होता है, क्योंकि कंजंक्शन का फंक्शन होता है कम से कम किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो ये यहाँ पर सेंटेंस जोड़ेगा। और आमतौर पर इंग्लिश में सेंटेंस कहने की मीनिंग होती है कि सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद ही वर्ब आएगा। इसीलिए यहाँ दैट जैसे कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है पहले। और सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो सेंटेंस का दिया गया ही सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पर आता है। क्यों? क्योंकि आप हैरी जैसे नाउन को फिर से रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इज अवॉइडेड। नाउन का रिपीटेशन लैंग्वेज में ठीक नहीं समझा जाता है, इसीलिए तो हमारे पास प्रोनाउन है। नाउन की जगह पर आकर नाउन के लिए ही बात करता है, उसके फेवर में, तो प्रोनाउन लिखेंगे। सो हैरी इज सो वीक दैट ही, अब कुड नॉट होगा या कैन। सो हैरी इज सो वीक दैट ही कांट रन। हैरी इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। क्वेश्चन आसान सा। इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक। इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक। कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा मजबूत है, हार्ड है, तो जो चीज़ बहुत मजबूत होगी, हार्ड होगी, उसे हम तोड़ नहीं पाते। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ सो हार्ड, टू की जगह पर सैड सो लिखा। इट इज़ सो हार्ड दैट, कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। तो कोई भी के लिए हम लिखते हैं वन। वन मीन्स एनी पर्सन, वन मीन्स थिंग भी होता है, वन मीन्स पर्सन भी होता है। क्योंकि पर्सन का नाम दिया नहीं गया है, इसलिए हम अपने से एक सब्जेक्ट चुनेंगे। आगे के सेशन में और भी बातें करेंगे इसके विषय में, बस मैं जनरल एग्जांपल्स ले रहा हूँ हर थीम पर। सो इट इज़ सो हार्ड दैट वन कांट ब्रेक इट, कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसे यानी इट, वन कांट ब्रेक इट। अगर इसे आपको पैसिव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इट इज़ सो हार्ड, यह इतना सख्त है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो दैट इट कांट बी ब्रोकन। अगर आप इसी इट को उठाकर सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ लिखते हो तो स्ट्रक्चर पैसिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दैट इट कांट बी ब्रोकन, क्योंकि पैसिव की खूबसूरती है V3, और V3 से हमेशा पहले पैसिव में वॉज, वर, बी, बीन या बीइंग। तो पैसिव कभी भी तुम्हें बी फॉर्म प्लस V3 ही दिखता है। बी फॉर्म की मीनिंग क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर,
या शैल बी, विल बी या बी, बीन, बीइंग, इतनी चीज़ें दिखने के बाद ही V3 दिखेंगे। पैसिव V3 से ही बनता है और पैसिव में सिर्फ और सिर्फ V3 ही दिखता है अंतिम में, लास्ट में। और उस V3 से जस्ट पहले निश्चित तौर पर ये बी फॉर्म दिखेगा ही। आज हमने इतनी बातें की, नेक्स्ट डे फिर बातें होंगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, अच्छे स्टूडेंट्स तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।